हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको पता होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं अपने चैनल पर, बिल्कुल फ्री है। और मैंने फ़र्स्ट पेपर की शुरुआत भी कर दी है। फ़र्स्ट पेपर में कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, उसको आप जा कर के देख लीजिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ फ़र्स्ट पेपर के साथ साथ आपका जो सेकंड पेपर हिस्ट्री वाला पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री के, तो उनको भी मैं साथ साथ में कराता रहूं। और मैंने प्लान बनाया है कि टॉप 15 क्वेश्चंस डेली आपसे डिस्कस करूंगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। मतलब हम लोग हल्के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट का जो हिस्ट्री का पेपर होता है इतना टफ़ होता है कि उसमें हल्के क्वेश्चंस एक भी नहीं आते, आप ये मान के चलिए। तो न्यू पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चंस, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज ये हमारा जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, इसका जो पहला वीडियो है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। और टॉप 15 क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बताया, तो 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास का जो आपका आज का पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपको गवर्नर जनरल दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल सबसे पहले आया, उसके बाद किसका आया, उसके बाद, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, यानी कि चौथा पहले आएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स कब आया? ये आया 1774 से 1785 के बीच। फिर इसके बाद कॉर्नवालिस आया 1786 से 1793 के बीच। फिर इसके बाद जॉन सोर आया, ये 1793 से 1798 तक रहा। फिर इसके बाद आया मिंटो और ये रहा 1807 से 1813 तक। इसको मिंटो प्रथम भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो इसका डी होगा ये सही होगा। 4 3 2 1, यानी कि उल्टा होगा बिल्कुल। फिर देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते थे? ऐसे कौन से चित्रकार हैं जो खुद की तस्वीर बना लेते हैं? पहला ऑप्शन है मनोहर, दूसरा दौलत, तीसरा केशव दास, चौथा बसावन। अपनी तस्वीर बना लेते थे। तो आपको बता दूं इसका उत्तर भी ऑप्शन डी होगा, ए बी सी। ये तीन ऊपर के सही होंगे। मनोहर, दौलत और केशवदास ये अपना चित्र बना लेते थे। फिर तीसरा प्रश्न है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ? किस विधान में? ये सारे कानून अंग्रेजों को द्वारा लाए गए थे समय समय पर, तो इनमें से किस कानून में या किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए है 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, ऑप्शन बी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी है भारतीय गणतंत्र का संविधान। तो इसमें जो ऑप्शन सी है आपका वो सही होगा। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयोग की गई थी। चौथा प्रश्न आपका है, शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है देवपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी विजय सेन। तो सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी धर्मपाल ने। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा इसमें स्टोरी लिखा हुआ है।
बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने को सलाह दी थी? बरीद का मतलब गुप्तचर होता है। तो बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास, जो अच्छे शासन का आधार है, को नष्ट करती है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है ये सही होगा, बलबन, क्योंकि बलबन बहुत ही निरंकुश शासक था और ये नहीं चाहता, मतलब इसका संबंध किसी से नहीं होता था। ये बहुत ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं सख्त शासक था दिल्ली सल्तनत का, जो किसी से ज़्यादा संबंध नहीं रखता था। इसलिए अपने बेटे को भी इसने सलाह दी कि आप सभी से सतर्क रहना। तो ये बातें कही थी अपने बेटे से। फिर इसमें जो आपका 6 नंबर का प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। अप्पर, सुंदरमूर्ति, मणिक वासगर, मल्लिकार्जुन पंडित। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। तमिल संत आपको बताना है और ये 4 नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी है आपका बी, सी और डी। तो देखिए तमिल संत अगर बात करें तो अपार बिल्कुल थे, ये सही होगा। सुंदर मूर्ति सही होगा और मणिक वासगर ये भी सही होगा। मल्लिकार्जुन पंडित ये कोई तमिल संत नहीं थे। तो आपका ऑप्शन ए, बी और सी इसमें कहीं नहीं दिया है। ए, बी और सी, यहाँ आप इसको ए कर लीजिए। ये जो डी है यहाँ ए कर लीजिए। तो बी, सी और ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। बी, सी, ए या ए, बी, सी, या आप यहाँ देखिए ए और बी है, यहाँ सी भी कर लीजिए। तो आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। ए, बी और सी ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए, बी और सी। चलिए, नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? आपका 7वां प्रश्न है, नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए है नरम दल, ऑप्शन बी स्वराजवादी, ऑप्शन सी गर्म दल, ऑप्शन डी क्रांतिकारी। तो जो गर्म दल के लोग थे उन्हीं को नव राष्ट्रवादी कहा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका, 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, यानी कि ये एक नागरिक सेवा थी जो कि अंग्रेज़ों ने शुरू की थी, उसी को बोला गया स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस। के बारे में क्या सही नहीं था? इसके बारे में क्या सही नहीं था? सबसे पहला, नियुक्तियां, देखिए याद रखना हमको क्या बताना है, क्या सही नहीं था, इसको आप ध्यान से पढ़िए। नहीं तो कभी कभी हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं इसको, क्या सही था, और गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए लाइन को ज़रूर देखिए लास्ट तक, क्या सही नहीं था ये बताना है। तो इसमें नियुक्तियां जो है सामान्यतः अच्छे एवं सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी। बिल्कुल सही है। ये जो नागरिक सेवा आया था 1880 में, इसमें जो नियुक्ति करते थे अंग्रेज, वो अच्छे और सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए ही सीमित थी। मतलब इसमें निम्न कुल के लोग नहीं जा सकते थे, गरीब तबके के लोग नहीं जा सकते थे। तो ये बात तो सही है भाई। इस सेवा का अनुपात 1 वर्ष में नियुक्त प्रसंविदा सेवकों की संख्या के 1/6 से अधिक नहीं हो सकती थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस सेवा के लिए नियुक्तियां मनोनयन द्वारा होती थी, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब डी वाला गलत होगा। यह सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों पर नियोजन के दावों के साथ न्याय करती थी। नहीं, बिल्कुल गलत। न्याय कहाँ करती थी? ये तो अन्याय करती थी, क्योंकि इसमें जो भारतीय थे वो उच्च भारतीय ही जा सकते थे। जो थोड़े जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ठीक है वही जा सकते थे, निम्न तबके के लोग नहीं जा सकते थे। इसलिए न्याय नहीं करती है। और वही पूछा था हमसे क्या सही नहीं है, तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखकर और कूट में दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है चिन्हित करें। यहाँ चिन्हित होगा, चिन्हित करें।
तो आपको इसको ये युद्ध दिए हुए हैं, खानवा का युद्ध, पालखेड़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध। आपको बताना है कौन सा युद्ध पहले कौन सा बाद में हुआ। तो अगर हम बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, इसको 27 लिख लेते हैं, 1500 लिख लेते हैं। पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था आपका, ये हुआ था, चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। चौसा का युद्ध आपका हुआ था 1540 में, और धर्मत का युद्ध आपका हुआ था 1658 में, और पालखेड़ा का युद्ध हुआ था आपका 1728 में। तो 1527, 1728, 1540, 1658, तो यानी कि सबसे पहले आएगा 1527, खानवा का युद्ध सबसे पहले आएगा, खानवा आएगा। फिर आएगा 1540 चौसा का, यानी कि पहला, तीसरा, फिर आएगा धर्मत का चौथा, फिर दूसरा आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए ऑप्शन आपका ए सही होगा, पहला, सबसे पहले पहला, यानी कि खानवा का युद्ध 1527। फिर है यहाँ पर देखिए तीसरा आया है, तीसरा यानी कि चौसा का युद्ध 1540, फिर चौथा धर्मत 1658, फिर दूसरा पालखेड़ का युद्ध 1728 में। तो ये क्रम होगा। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। तो ये क्वेश्चन तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने, यानी किस मुग़ल शासक ने पुस्तकालय का एक भाग अपने हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। तो पुस्तकें पढ़कर कौन सुनेगा, जिसको पढ़ना नहीं आता। तो ऐसा कौन सा शासक था इसमें, तो आप पाएंगे कि अकबर, जो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए जहाँ सोता था वहाँ पुस्तकें रखता था, और इसकी जो पत्नियाँ होती थी या जो भी इसके साथ होती थी वो पढ़ कर के सुनाती थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी सही होगा। ये देखिए अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, ये सी होगा, बी पहले कर दिया, सी बाद में कर दिया, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो आपका ऑप्शन ए है लोकमान तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी थियोडोर बेक, ऑप्शन डी वकारुल मुल्क। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, लोकमान्य तिलक। इन्होंने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में सफलता हासिल की थी, और फिर लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, और 1916 में नरम दल और गरम दल भी एक साथ आए थे, इसको भी आप याद रखिए। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी। 12 नंबर का प्रश्न है, पहला है तारीख़ फरिश्ता, दूसरा हुमायूंनामा, तीसरा तारीख़ शेरशाही, चौथा है तबक़ात अकबरी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, तारीख़ फरिश्ता, इसकी रचना अकबर के काल में नहीं की गई थी। निम्नलिखित पुरोहितों में कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ऑप्शन ए है होत्र, ऑप्शन बी ब्रह्म, ऑप्शन सी उद्गाता, ऑप्शन डी अध्वर्यु। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है ये सही होगा। ऋग्वेद का जो प्रमुख होता है उसको ब्रह्म बोलते हैं, तो वही इसमें प्रमुख होगा। कहीं कहीं ब्रह्मा भी लिखा होता है। 14 नंबर का प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना है। कथन कारक वाला जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा आपको समझना पड़ता है। नीचे दिए गए दो वक्तव्य हैं, यानी दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है, एक को आर कहा गया है, दूसरे को ए कहा गया है। इसी का उल्टा कर लीजिए, पहले को ए दूसरे को आर। तो कथन ए है, अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर भी लागू किया जाना था। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है ये हिंदुओं पर तो लागू होता है, साथ ही साथ सिख, बौद्ध और जैन पर भी लागू होता है। इसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए।
आर कहता है स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों का कोई मतलब एक प्रकार से कहें एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से बी सही होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये 14 नंबर का प्रश्न हो गया आपका। 15 नंबर का प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य वही चीज़ है, तो कथन कारक वाला है। कथन है ए है, मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपया चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। बिल्कुल सही है। इसको आप एक दो बार और अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। आर है, तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इसके साथ ही इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार को तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। तो दोनों कथनों में कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये टोटल मैंने आपको आज 15 क्वेश्चंस बता दिए। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में भी हम 15 क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले के वर्षों में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।